हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सृजन आईएएस पीसीएस चैनल में। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग यूपीएससी का ईपीएफओ जो आने वाला है एग्जाम, उसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, छोटा वीडियो है। और ये सेकेंड पार्ट है उस लेक्चर का, कंटिन्यूएशन है ये। आप पहला पार्ट देख लीजिए, तब इसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने काफी टर्मिनोलॉजी जो है वो समझाने की कोशिश की है। और फर्स्ट पार्ट का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में, जल्दी कंप्लीट करते हैं क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो जितना जल्दी कंप्लीट हो सके उतना अच्छा है। छोटे छोटे लेक्चर्स ला रही हूँ मैं, ताकि ये रिवीजन पर्पज से है, प्योरली रिवीजन पर्पज से है। आई होप आप लोग पढ़ रखे होंगे, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से और गो थ्रू हो जाइए नोट्स के थ्रू, आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग का। ठीक है, इसमें कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड्स करते हैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स करते हैं। तो वही देखा जाता है कि कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है। जनरली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। ठीक है, और ये अकाउंट का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि एक्यूरेट रिकॉर्डिंग किया जा सके डेटा का। ठीक है, फिर उसको प्रॉपर समराइज करके उसका आउटकम को निकाला जा सके और रिपोर्ट बनाया जा सके। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का मतलब हो गया कि ये किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है। ठीक है, किसी पर्सन से रिलेटेड है या फिर कोई एंटिटी से रिलेटेड है या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल पर्सन, ठीक है, कोई नेचुरल पर्सन तो राम का अकाउंट, ठीक है, किसी राम का अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, एसबीआई एक एंटिटी है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया एसबीआई, तो एसबीआई अकाउंट, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव की तरह है ये। और फिर इसमें क्या होता है, इस अकाउंट में जो भी रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट का, वो अलग अलग होते हैं। तीनों अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का रूल्स है वो अलग होता है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट, इसमें क्या रूल्स है कि अगर किसी को कुछ रिसीव हो रहा है, रिसीवर, ठीक है, अगर कुछ रिसीव हो रहा है तो वो डेबिट अकाउंट में जाएगा, और जो दे रहा है, गिवर जो है, तो उसके क्रेडिट अकाउंट में जाता है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसका डेबिट होगा और जो दे रहा है उसका क्रेडिट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये असेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स जो भी होते हैं उससे रिलेटेड होता है ये रियल अकाउंट। इसमें क्या है, जैसे कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब सब टेंजिबल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, गुडविल हो गया, ठीक है, ये हो गया इंटेंजिबल अकाउंट। अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, उसका गुडविल, उसका रेप्यूटेशन, ये सब इंटेंजिबल असेट्स में आ जाता है। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हमारे पास आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और कुछ भी जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉमिनल अकाउंट। इसमें रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, इससे रिलेटेड होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या एक्सपेंसेस हुआ, लॉसेस हुआ, प्रॉफिट, गेन्स, ये सब। ठीक है, अब रेंट और सैलरी हो गया, ये सब हो गया, इनकम हो गया, रेंट, सैलरी, ठीक है, रेंट देना, एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, फिर कमीशन जो रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये सब इनकम्स और गेन्स में आ जाता है। ठीक है, इनकम और गेन्स में आ जाएगा। फिर इसमें क्या रूल्स है डेबिट और क्रेडिट का, कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है, मतलब जितने भी हम खर्च कर रहे हैं या फिर बिजनेस का जो भी लॉस हो रहा है वो सब डेबिट में जाएगा। ठीक है, और जो इनकम हो रहा है, जितनी भी कमाई हो रही है, और जो गेन्स हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उसको क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, आई होप ये तीनों का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग अकाउंट में। ठीक है, एक अकाउंट को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पहली बात
कि वो रिकॉर्डिंग जो किया जाता है डेटा का कि कितना खर्च हुआ, एक्सपेंसेस, जो भी क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शन है उसका जो भी रिकॉर्डिंग है उसका करेक्ट रिकॉर्डिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, प्रॉपर क्लासिफाई किया रहेगा तो करेक्ट करेक्ट डेटा रिकॉर्ड होगा। फिर सिंप्लीफाइज लेजर पोस्टिंग, लेजर में जो पोस्टिंग की जाती है उसको सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, लेजर मतलब क्या होता है, अलग अलग अकाउंट में पोस्टिंग करना। ठीक है, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर किया जाता है तो उसको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करके पोस्ट किया जाएगा। फिर इंश्योर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ डेबिट और क्रेडिट रूल्स, एप्लीकेशन डेबिट और क्रेडिट रूल्स का जो एप्लीकेशन है उसको प्रॉपर इंश्योर करना। फिर एड्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा, जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये सब चीजें प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। टू डिटेक्ट एरर एंड ओमिशन, अगर किसी तरह का कोई एरर है तो वो भी आइडेंटिफाई करने में ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हेल्प करता है। ठीक है, की नोट्स ये है कि एवरी अकाउंट जो है, जो भी अकाउंट्स है, ठीक है, जितने भी अकाउंट होंगे वो इसी 3 कैटेगरी में राइज करेंगे। ठीक है, रियल, नॉमिनल और एक क्या था, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसी 3 में राइज करेंगे जो भी अकाउंट बनेगा। फिर एवरी ट्रांजेक्शन, 2 अकाउंट्स होते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो वो 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। एक तो डेबिट अकाउंट, ठीक है, मतलब कहीं से अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ, अगर किसी अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट से वो क्रेडिट भी होगा। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम का बात है। ठीक है, दो अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट करता है कोई भी ट्रांजेक्शन। फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एवरी ट्रांजेक्शन है 2 एस्पेक्ट, अभी देखें, 1 इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड। ठीक है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट, उसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट, जैसे कि देखे थे हम लोग ऊपर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है वो उसके अकाउंट से डेबिट होगा और गिवर के अकाउंट से क्रेडिट होगा। ठीक है, जैसे एक 10,000 रुपीज ये राम को पे किया गया, तो राम जो है वो रिसीवर हुआ, राम को 10,000 मिल रहे हैं तो राम का अकाउंट डेबिट में जाएगा। ठीक है, उसी तरह कैश का अकाउंट जो गिवर है, कैश से दे रहे हैं ना, कैश में दे रहे हैं राम को, तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह रियल अकाउंट, इसमें क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, वही जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे कि देखते हैं, बाउट फर्नीचर 5,000 का, 5,000 का हम लोग फर्नीचर खरीदे। ठीक है, तो फर्नीचर खरीदे 5,000 का, तो फर्नीचर क्या हुआ, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और 5,000 बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, तो जो आता है वो डेबिट होगा, तो क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट होगा। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होगा। और जा क्या आ रहा है, पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट से क्रेडिट होगा। ठीक है, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है, ठीक है, वो डेबिट अकाउंट में जाएगा, डेबिट होगा, और फिर इनकम्स और गेन्स जो है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि पेड रेंट 2,000 का रेंट पे किया गया, तो रेंट पे किया गया तो रेंट तो एक्सपेंसेस में चला गया। ठीक है, 2,000 एक्सपेंड किया गया, तो 2,000 एक्सपेंड किया गया रेंट, तो रेंट से डेबिट होगा। क्या बोले थे यहाँ पे, एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो डेबिट होगा, इसीलिए रेंट अकाउंट से डेबिट होगा। लेकिन 2,000 जो है वो कैश जो है वो इनकम और गेन की तरह हुआ। ठीक है, इनकम और कैश में तो इनकम हुआ ना, क्रेडिट, ऑल द इनकम एंड गेन्स, कैश अकाउंट में तो क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया तीनों, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ एरर्स इन अकाउंटिंग। देखो, एरर्स क्या होता है, कोई भी अनइंटेंशनल मिस्टेक। ठीक है, अनइंटेंशनल मिस्टेक, इंटेंशनल की बात नहीं कर रहे हैं, अनइंटेंशनल मिस्टेक रिकॉर्डिंग के टाइम पे या फिर समराइजिंग के टाइम पे, जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने के टाइम पे, समराइज करने के टाइम पे कोई भी अनइंटेंशनल मिस्टेक होता है जो कि ओवरऑल अकाउंट की एक्यूरेसी को अफेक्ट करे, तो उसको एरर बोलेंगे। ठीक है, फिर एरर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन मतलब कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो या तो पार्शियली या तो फुल्ली ओमिट कर दिया गया, मतलब मेंशन ही नहीं किया गया रिकॉर्ड में। ठीक है,
तो एग्जाम्पल जैसे कि सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, कुछ सेल किया गया उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट इसका पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। हम लोग को ट्रायल बैलेंस से पता चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है इस केस में, ओमिशन के केस में, ठीक है। फिर एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन मतलब या तो कुछ रॉन्ग डेटा पोस्ट कर दिया गया या फिर रॉन्ग अमाउंट डाल दिया गया रिकॉर्ड में, जैसे कि 5,000 डालना था लेकिन 500 डाला गया, तो ये एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे ट्रायल बैलेंस में इजीली रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जितने भी क्रेडिट डेबिट सब सम करके वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में जीरो नहीं होता है तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई एरर हुआ है, ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन अगर होता है जिसमें कि रॉन्ग डेटा पोस्ट कर दिया जाता है तो वो ट्रायल बैलेंस में इजीली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीड्यूर होता है कि इसी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीड्यूर से अकाउंटिंग को प्रिपेयर किया जाएगा। अगर उसी प्रिंसिपल्स का ही वायोलेशन किया जाता है तो फिर ये एरर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू, तो ये एक तो प्रिंसिपल का वायोलेशन हो गया ना कि कैपिटल एक्सपेंसेस को आप रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ये भी एक एरर में काउंट होगा और ट्रायल बैलेंस में इसका रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिल सकता है क्योंकि ये पूरे प्रिंसिपल का ही वायलेशन हो रहा है। अगर डेबिट में चेंज होगा तो क्रेडिट में भी चेंज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर। इसमें क्या होता है, वन एरर कैंसल्स अदर, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, ओवर डेबिटिंग एंड ओवर क्रेडिटिंग, ठीक है। ओवर डेबिटिंग एंड ओवर क्रेडिटिंग में क्या होता है, या तो एक एरर जो है वो दूसरे एरर को ठीक कर देता है, कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे ना बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर में अगर ज्यादा डेबिटिंग हो गया तो क्रेडिटिंग ज्यादा हुआ था तो ज्यादा डेबिटिंग हो गया, तो इक्वल हो गया वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें क्या है, रॉन्ग अमाउंट इन जर्नल, ठीक है। मतलब जर्नल में जो पहली बार डेटा डालते हैं उसी में एरर है, ओरिजिनल एंट्री में ही एरर है, तो वहां पे एरर है तो फिर ये पूरा डेटा ही एरर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। 2000 इंस्टेड ऑफ 200, जैसे कि एग्जांपल 200 लिखना था लेकिन 2000 लिखा गया, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें डिटेक्टिंग वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस के टाइम पे ये डिटेक्ट किया जाता है एरर को, ठीक है। और फिर वन साइड एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, अगर वन साइड एरर होता है तो ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन टू साइडेड एरर नहीं दिख पाएगा अफेक्ट, ठीक है। फिर रेक्टिफाइड यूजिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो भी गलतियां हुआ है, जो भी एरर हुआ है वो अगर ट्रायल बैलेंस में पता चल रहा है तो फिर उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एरर ये सब ओमिशन, ठीक है, करेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। इससे इंश्योर होता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। एरर का पता चलता है, उसको करेक्ट करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी इंप्रूव होगा, ठीक है। फिर मेंटेन ट्रू एंड फेयर अकाउंट, इससे ट्रू एंड फेयर अकाउंट मेंटेन होता है। अवॉइड प्रॉफिट और लॉस मिस स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस का जो मिस स्टेटमेंट हो जाता है वो भी अवॉइड किया जा सकता है इसके थ्रू। और प्रिवेंट फ्यूचर डिस्क्रिपेंसीज, फिर फ्यूचर डिस्क्रिपेंसीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जनरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसके बेसिस पे उसको टैक्स देना होता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो जनरली फॉर्म किया जाता है चैरिटेबल, एजुकेशनल और सोशल पर्पज के लिए, ठीक है, वेलफेयर के लिए जनरली इसको बनाया जाता है और ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, क्लब्स, ट्रस्ट, तो ये सब एग्जांपल्स है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि सोसाइटी को सर्व करना, वेलफेयर करना, ठीक है। उसका जो भी सरप्लस होता है उसका यूज किया जाता है वेलफेयर में, डिविडेंड में नहीं, ठीक है।
और फिर इसका फंड्स जो होता है वो हमें मिलता है सब्सक्रिप्शन के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू, ग्रांट्स के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट देती है या फिर कोई और दे। फिर मैनेज बाय ट्रस्टी, और ये एनपीओ जो है उसको ट्रस्टीज के द्वारा मैनेज किया जाता है और इनका एक सेपरेट बुक्स होता है, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ इनकम देखें, सोर्स ऑफ इनकम इनका मेंबरशिप फी से आएगा। ये फी कुछ रखते हैं मेंबरशिप फी, अगर आप इसके मेंबर बनोगे तो समथिंग कुछ फी देना पड़ता है। फिर डोनेशन के थ्रू आएगा, ग्रांट्स के थ्रू आएगा, एंट्रेंस फी होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एड, इन्वेस्टमेंट इनकम, सेल्स ऑफ टिकट, असेट्स। तो ये कुछ सोर्सेस है इनकम का एनपीओ का, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरली क्या होता है नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए तो बनी ही नहीं होती है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का नहीं बनेगा, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में ये इसका रियल अकाउंट टाइप होता है, जिसमें कि कैश बेसिस पे सारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बेसिस पे मतलब कैश कब मिला और कैश का कब लेन देन हुआ, ठीक है, उसके बेसिस पे। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस पे यहाँ पे डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्रूअल बेसिस के मतलब ट्रांजेक्शन कब हुआ, पैसे कब मिले उससे मतलब नहीं है, ट्रांजेक्शन कब हुआ उससे मतलब है यहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे। लेकिन रियल अकाउंट में क्या होता है, पैसे कब मिले उसके बेसिस पे यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की ट्रांजेक्शन कब हुआ उसके बेसिस पे बनता है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट, ओवरऑल बैलेंस शीट बनता है। फिर यहाँ पे पर्पज जो होता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का, ये शो ऑल कैश और बैंक ट्रांजेक्शन, जितने भी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं किसी भी बिजनेसेस का या एनपीओ का, एनपीओ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एनपीओ का तो वो सारे ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से पता चलता है। फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पता चलता है कि एनपीओ सरप्लस में चल रही है या डेफिसिट में चल रही है। फिर बैलेंस शीट से हमें ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, पूरे एनपीओ का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। हम लोग देखें कि रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो रियल अकाउंट है, ठीक है, जिसमें कि कैश बेसिस पे सारा ट्रांजेक्शन मतलब वो रिकॉर्ड होता है, और इनकम और एक्सपेंडिचर वाला नॉमिनल अकाउंट है जो अक्रूवल बेसिस पे सारा रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन कब हुआ उसके बेसिस पे, ठीक है। ये कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, ठीक है। रिकॉर्ड रिसिप्ट और पेमेंट में सारे कैश ट्रांजेक्शन, बैंक और रिसिप्ट पेमेंट्स ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर वाले में करंट ईयर का रेवेन्यू आइटम्स जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव जो है रिसिप्ट और पेमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैश का क्या पोजीशन है वो पता चलता है हम लोग ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कैश का क्या पोजीशन है, ठीक है। और फिर इनकम और एक्सपेंडिचर से हमें पता चलता है कि सरप्लस और डेफिसिट है, ये सरप्लस है या डेफिसिट है पूरे साल भर में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो होता है ये इंक्लूडेड होता है रिसिप्ट और पेमेंट में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है इनकम और एक्सपेंडिचर में। और क्लोजिंग बैलेंस है ये भी इसमें दिखाया जाता है रिसिप्ट और पेमेंट में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस है। उसके बाद फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रॉफिट अर्न करना, और ठीक है। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वेलफेयर काम करना, सोसाइटी को सर्व करना, ठीक। फिर मेन स्टेटमेंट जो होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये कुछ मेन स्टेटमेंट होता है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अभी हमने देखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट, ठीक है, ये 3 टाइप का अकाउंट बनता है। फिर बेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, रिजल्ट तो यही आता है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उसमें सरप्लस और डेफिसिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की बात ही नहीं करते हम लोग एनपीओ में। फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है, प्रॉफिट होता है तो फिर ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, जिनका शेयर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सरप्लस होता है उसका हम लोग यूज करते हैं वेलफेयर वर्क में, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना या फिर कोई भी चैरिटेबल वर्क करना, ठीक है। फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स ऑफ इनकम होता है सेल्स से, जो अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही है तो सेल से प्रॉफिट होगा, फीस से होगा। लेकिन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन से होता है, ग्रांट से होता है, एड से होता है, ठीक है, डोनेशन के थ्रू होता है। ये कुछ डिफरेंसेस है।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मीनिंग है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, पहले देखते हैं कैश बुक और पासबुक होता क्या है। पासबुक क्या होता है, पासबुक बैंक में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं किसी अकाउंट का, तो बैंक स्टेटमेंट को हम लोग पासबुक बोलते हैं, ठीक है, कि अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, तो ये जो डेटा होता है, स्टेटमेंट होता है, तो इस ये पासबुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, उसको पासबुक बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट को। लेकिन कैश बुक जो होता है वो कंपनी का रिकॉर्ड होता है, कंपनी अपना रिकॉर्ड रखती है, वो जो डेबिट क्रेडिट जो भी है उनका अपना रिकॉर्ड होता है, वो कैश बुक में मेंशन होता है। तो पासबुक और कैश बुक ये अलग अलग है, पासबुक ये बैंक के द्वारा किया जाता है और कैश बुक कंपनी अपना रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। लेकिन पासबुक और कैश बुक ये दोनों में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों का स्टेटमेंट फाइनली एंड में मैच करना चाहिए, ठीक है। कंपनी का जो रिकॉर्ड है और बैंक का रिकॉर्ड है ये मैच करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, इक्वल करने के लिए रिकंसिलिएशन किया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसका पर्पज ये होता है कि कोई एरर या फ्रॉड हो रहा है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों सेम होना चाहिए। पासबुक वही हुआ जो बैंक में हम लोग जमा करते हैं, निकालते हैं, और कैश बुक उसी के बेसिस पे डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो अगर कोई एरर या फ्रॉड हो रहा है तो ये हम लोग को पता चल जाता है अगर किसी तरह का डिफरेंसेस है तो, ठीक है। फिर असर्टेन ट्रू बैंक बैलेंस, ट्रू बैंक बैलेंस को शो करता है ये। फिर मेंटेन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को भी मेंटेन किया जाता है इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से, ठीक है। फिर इंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को इंश्योर किया जाता है, ये कुछ पर्पज है। फिर कॉजेज ऑफ डिफरेंस, ये जो डिफरेंस कॉज होता है कैश बुक और पासबुक के बीच में, तो ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंस में। फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिजनेस है एक ए, ठीक है, इसने चेक इशू किया, चेक इशू किया तो ये अपने कैश अकाउंट, कैश बुक में ये चेक इशू करने के बाद कैश बुक में वो अपना डिडक्ट करेगा, ठीक है। समझ लो 2000 का इसने चेक इशू किया तो 2000 ये अपने कैश बुक से डिडक्ट करेगा, लेकिन बैंक जो है उसने अभी तक चेक को क्लियर नहीं किया हुआ है, ठीक है। बैंक उसको अभी तक चेक को क्लियर नहीं किया, इसने जिसको चेक दिया वो चेक लेके बैंक में नहीं गया है और बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया। लेकिन बैंक के स्टेटमेंट में तो क्लियर नहीं है, तो बैंक के स्टेटमेंट में वो तो 2000 अभी भी डिपॉजिटेड शो करेगा, ठीक है। कैश बुक में कम हो गया 2000, लेकिन बैंक बुक में जो है, बैंक स्टेटमेंट में जो है उसमें अभी भी शो करेगा, तो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। फिर नेक्स्ट है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। इसमें ये है कि चेक डिपॉजिट किया गया बिजनेस के द्वारा, ठीक है, लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया है, यहाँ पे भी डिफरेंसेस आएंगे। फिर बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट, मतलब ये हो गया बैंक डेबिट करता है कुछ चार्जेस और इंटरेस्ट, तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में तो रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाता है वो, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाएगा। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा डायरेक्ट डिपॉजिट किया गया है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, मतलब कस्टमर डायरेक्ट जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो कैश बुक में अभी रिकॉर्डेड नहीं है, तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल जाएगी। फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और ऑटोमेटिक पेमेंट, जैसे कि ऑटोमेटिक पेमेंट होता है कुछ इंश्योरेंस और रेंट का, ठीक है, तो ऑटो पेमेंट हो गया बैंक के द्वारा बट वो कैश बुक में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो वहां पे डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, बैंक भी तो कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट करती है सेविंग अकाउंट में पैसे रखने पे, तो नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। फिर डिसऑनर्ड चेक्स और बिल्स, कुछ बिल्स और चेक्स जो है वो डिसऑनर कर दिया गया, रिवर्स्ड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा वापस कर दिया गया, तो वो फिर रिफ्लेक्ट नहीं होगा अभी कैश बुक में, ठीक है। फिर एरर्स इन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में ही एरर्स है, तो मिस्टेक्स इन बुक्स, कैश बुक्स में ही मिस्टेक्स है, तो वहां से भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच में, ठीक है, पासबुक के बीच में। फिर नेक्स्ट है स्टेप्स टू प्रिपेयर बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या किया जाता है, स्टेप्स कुछ है स्टेप्स, जैसे कि स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर द कैश बुक, ठीक है, कैश बुक या पासबुक किसी को एक को बेस बना के हम लोग चलते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे कैश बुक की बात कर रहे हैं,
कैश बुक को ले लिए। फिर अगर कुछ आइटम तो ऐड हो रहा है तो उसमें फिर बैलेंस में इंक्रीज करेंगे, अगर कुछ आइटम डिडक्ट हो रहा है तो बैलेंस में डिक्रीज करेंगे, ठीक है। फिर रिजल्ट गिव्स द एडजस्टेड बैलेंस एज पर द अदर बुक। फिर दूसरा बुक जो जैसे कैश बुक को हम लोग बेस में लेके चले थे, फिर अदर बुक के रिस्पेक्ट में फिर बैलेंस को एडजस्ट किया जाएगा, तो उसी तरह से बीआरएस प्रिपेयर होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैश बुक में 10,000 रुपए है, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग कैश बुक को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे हम लोग, ये पासबुक के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड कर दिया गया, ठीक है, चेक इशू किया गया बिजनेस के द्वारा, तो बिजनेस क्या करेगा, कैश बुक से अपना अमाउंट कम कर लेगा 2,000, लेकिन बैंक स्टेटमेंट से मतलब पासबुक से वहां पे अभी तक 2,000 नहीं डिडक्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं किया गया है चेक अभी तक बैंक में, तो प्रेजेंट नहीं किया गया है तो 2,000 वहां पे बैंक में एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये प्लस होगा 2,000, तो हम बोले ना कि बैंक के अकॉर्डिंग अभी हम लोग प्लस और नेगेटिव करेंगे, तो बैंक में 2,000 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे प्लस होगा 2,000। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड 300, ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया बैंक में, ठीक है, पासबुक में वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन कैश बुक में अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी तक बिजनेस को पता नहीं है कि इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, ठीक है। बैंक वाले स्टेटमेंट में 300 प्लस होंगे, ठीक है, पासबुक में, क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो 300 पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, 2,300 बढ़ गया तो 12,300 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं चेक नॉट क्लियर, ठीक है, चेक जो है वो डिपॉजिट कर दिया गया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है, डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड से, ठीक है, क्रेडिटेड की बात है यहाँ पे, क्लियर नहीं, क्रेडिटेड, ठीक है। चेक्स नॉट डिपॉजिटेड, सॉरी नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, क्रेडिट नहीं किया गया, डिपॉजिट कर दिया गया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है अभी तक, तो ये डिपॉजिट है, डिपॉजिट हो गया है, तो यहाँ पे कैश बुक में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है अकाउंट में, तो जब तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट में तो नेगेटिव ही शो करेगा ना, अभी तक तो ऐड ही नहीं हुआ है, तो इसको नेगेटिव में ले चलेंगे, ठीक है। फिर बैंक चार्जेस 200, बैंक 200 एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, इंटरेस्ट हो गया या फिर जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है, ठीक है, तो बैंक के अकाउंट से -200 होगा तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, तो ओवरऑल 10,600 हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बैंक के रिस्पेक्ट में देखे, और मेन जो हम लोग बेस लिए थे वो कैश बुक कर लिए थे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल वाले में क्या है कि डिपॉजिट ज्यादा है हमारा विड्रॉल से, तो फेवरेबल है, वो असेट है, असेट हो गया हमारा, ठीक है, डिपॉजिट हमारा ज्यादा है विड्रॉल से तो वो असेट हो गया। फिर अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट का मतलब ही हो जाता है कि विड्रॉवल हम लोग डिपॉजिट से ज्यादा कर रहे हैं, जितना हम लोग जमा नहीं किए हैं उससे ज्यादा हम लोग निकाल लिए हैं, तो ये हमारी एक लाइबिलिटी है, ठीक है, कि उसको इक्वल करना है, बैलेंस करना है, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। फिर बीआरएस का एडवांटेजेस देखें तो इंश्योर एक्यूरेसी को इंश्योर करता है, ठीक है, डिटेक्ट फ्रॉड्स, अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड्स हुआ है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, अगर कैश बुक और पासबुक मैच नहीं किया तो, ठीक है। कंट्रोल्स बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक का ट्रांजेक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर एड ऑडिट एंड रिपोर्टिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर लिमिटेशन देखें, कैन नॉट प्रिवेंट फ्यूचर एरर्स, ठीक है, ये अभी के मतलब पास्ट में जो एरर हुए या अभी जो हो रहे हैं उसको तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में जो एरर होंगे उसको नहीं ठीक कर सकते ना हम लोग बीआरएस के थ्रू। फिर आइडेंटिफाइज बट डजंट रेक्टिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई तो हो जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब कुछ तो एरर हुआ है या कुछ फ्रॉड हुआ है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने का काम नहीं करता है बीआरएस, ठीक है। बीआरएस तो सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन का काम करता है कि बताता है कि हाँ कुछ डिस्क्रिपेंसीज है दोनों के बीच में। फिर नीड्स रेगुलर प्रिपरेशन, हम लोग को रेगुलर प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, रेगुलर देखना पड़ता है कैश बुक और पासबुक मैच हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, कैश बुक जो है वो कस्टमर के द्वारा या बिजनेसेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है, पासबुक बैंक के द्वारा। कैश बुक में अगर कोई रिसिप्ट होगा तो वो डेबिट साइड में होगा, इसको याद करने का तरीका हम बताते हैं। जैसे पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक में कोई अकाउंट होगा, ठीक है, अगर वहां पे पैसे आपके अकाउंट में ऐड होते हैं तो क्रेडिट साइड में जाता है, जैसे होता है ना कि 100 रुपीज मान लो ऐड हुए आपके अकाउंट में, आपको मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज क्रेडिटेड विथ 100 रुपीज, तो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। अगर कुछ अमाउंट निकाला जाता है अकाउंट से तो वो डेबिट साइड में आएगा, ठीक है।
तो रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब आया, पैसा आया तो वो क्रेडिट साइड में हुआ। पेमेंट्स मतलब कहीं पे आप किसी को दिए तो वो डेबिट साइड में जाएगा। ये पासबुक का आपको सबको पता ही होगा। तो पासबुक के अपोजिट कर दीजिए आप कैश बुक में, ठीक है। रिसिप्ट होगा तो डेबिट साइड में जाएगा कैश बुक में, पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा कैश बुक में, ठीक है। फिर बैलेंस नेचर, यहाँ पे कैश बुक में डेबिट असेट इक्वल होना चाहिए, पासबुक में क्रेडिट लायबिलिटी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और पर्पज में हो जाएगा रिकॉर्ड बैंक ट्रांजेक्शन, कैश बुक के थ्रू बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और पासबुक में कस्टमर के अकाउंट्स का जो जितना भी डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना क्रेडिट हुआ, क्या डेबिट हुआ, ये सब कस्टमर के अकाउंट का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है पासबुक के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। इसका क्या मीनिंग होता है, इसको समझने से पहले ना हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसमें ए मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है। इसने बी से कुछ खरीदा, कुछ सामान खरीदा, ए ने बी से कुछ सामान खरीदा। अब ए को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा बी को, लेकिन ए का कहना है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, हम बाद में पे करेंगे, ठीक है। तो बी क्या करेगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है, एक नोट बनाएगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा कि 30 दिन के बाद या फिर जितने भी दिन के बाद, 60 दिन के बाद, ठीक है, 30 दिन के बाद ए जो है वो बी को 100 करोड़ पे करेगा। अज्यूम कर लेते हैं कि 100 करोड़ का सामान ए ने परचेज किया था बी से, ठीक है, 100 करोड़ पे करेगा। तो ये जो बनाया जाता है, ये नोट जो बनाया गया है उसी को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन और अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट होता है, ऑर्डर होता है, कोई कंडीशन लगा हुआ नहीं रहता है। ये बनाया जाता है बी के द्वारा, बी के द्वारा मतलब जिसने प्रोडक्ट दिया, जिसको पैसे मिलने हैं, ठीक है, उसने वो बनाते हैं, वो बनाता है, ठीक है। अब ये जो नोट है, अगर बी को पैसा जल्दी चाहिए, ठीक है, ये तो बोला कि इसमें तो लिखा हुआ है 30 दिन के बाद देगा, ठीक है, लेकिन बी को अगर उससे पहले पैसा चाहिए तो बी क्या करेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी और को वो दे सकता है। जैसे बी समझ नोट है, ये जो नोट है बिल ऑफ एक्सचेंज वो सी को दे दिया, ठीक है, और सी उसके बदले में उसको पैसा देगा। फिर जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो डायरेक्टली ए के पास जाके मनी ले सकता है, ठीक है। ये सी डायरेक्टली बिल ऑफ एक्सचेंज को ले जाके ए के पास, फिर ए के पास जाएगा 30 दिन के बाद बोलेगा मुझे मेरा पैसा दो, ठीक है, क्योंकि इस नोट में लिखा हुआ है कि 30 दिन के बाद तुम 100 करोड़ मुझे दोगे, ठीक है। तो इस तरह से है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर है ये, ठीक है, बाय वन पर्सन टू अनदर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑन अ डिमांड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। अब इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ये पूरे परचेज में जो है 3 पार्टीज हमने देखा, ए बी और सी। किसको क्या बोलते हैं ये देखते हैं। ड्रॉवर मतलब वो जो बिल बनाता है, सेलर और क्रेडिटर, जैसे कि बी, इसी ने बिल बनाया था ना, नोट तो इसी ने प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो बी हो जाएगा ड्रॉवर, यही सेलर था, इसी ने सेल किया था ना अपना प्रोडक्ट, इसी ने सेल किया था, ठीक है। और फिर इसको क्रेडिटर भी बोलेंगे। और ड्रॉवी वो हो गया जो ऑन होम बिल इज ड्रॉन, ठीक है, बायर और डेप्टर, ठीक है, एक ए, ठीक है, इसी ने बाई किया था प्रोडक्ट को और यही डेप्टर होगा क्योंकि इसी पे कर्ज है 100 करोड़ का, ठीक है, तो ये डेप्टर कहलाएगा। फिर पेई वो हो गया, सी हो गया पेई, मतलब टू होम अमाउंट इज पेड। पेई सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जिसको अमाउंट पे किया जाएगा, या तो थर्ड पार्टी होगा या तो ड्रॉवर होगा, ठीक है। अगर बी अपने पास ही रखता है वो बैंक स्टेट मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज या नोट, तो यही होगा ड्रॉवर, ठीक है, यही होगा पेई, इसी को पेमेंट करना है, ठीक है, जिसे पेमेंट मिलता है वही हो गया, जिसे मिलना है वही हो गया पेई, ठीक है, या तो सी को मिले या तो बी को मिले, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल ऑफ एक्सचेंज का, रिटेन और साइन डॉक्यूमेंट होता है ये अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है, सिंपल लिखा हुआ होता है कि इतने दिन में इतना पैसा पे करना है। अमाउंट डिफाइंड होता है, डेफिनिट होता है, ठीक है। एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, ये ड्रॉई जो है बायर और सेलर जो है ये बी सॉरी ए जो है ए, ड्रॉवी ए हो गया, ठीक है, उसके द्वारा ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो बी बनाता है उसके द्वारा एक्सेप्टेड होता है, ए भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बिल ऑफ एक्सचेंज को। फिर पेएबल ऑन डिमांड और फिक्स डेट, जो भी यहाँ पे डिमांड है पेएबल ऑन डिमांड, मतलब अगर डिमांड कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, और फिर या तो फिक्स डेट, जो भी यहाँ पर डेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ बिल्स, ठीक है। कितने टाइप का बिल्स है, एक तो ट्रेड बिल, ये तब बनाया जाता है जब फॉर जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन, किसी तरह का ट्रेड एक
बिजनेस के बीच में या दूसरे बिजनेस के बीच में ट्रेड का ट्रांजेक्शन होता है तब ये बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अकोमोडेशन बिल। इसमें म्यूचुअल फाइनेंशियल हेल्प की बात होती है, मतलब अगर ए ने बी को हेल्प किया किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प, तो फिर उसमें एक बिल बनाया जाएगा, ए बनाएगा, ठीक है, मुझे जब हेल्प की जरूरत होगी तब तो मुझे फाइनेंशियल हेल्प करना, इस टाइप का। फिर नेक्स्ट है इनलैंड बिल। इसमें ड्रॉई एंड पेएबल विद इन इंडिया, दोनों जो है ड्रॉन और पेएबल, ठीक है, ये सब इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। फिर फॉरेन बिल, इसका मतलब ये है ड्रॉन इन वन कंट्री पेएबल इन अनदर, ठीक है, एक ड्रॉन एक कंट्री में किया जा रहा है और पे अनदर कंट्री में किया जा रहा है, ठीक है। टाइम बिल, इसका मतलब पेएबल आफ्टर फिक्स पीरियड, इसमें फिक्स पीरियड होता है जो मेंशन है बिल में, उसी के बाद पे किया जाएगा, तो ये टाइम बिल होगा। डिमांड बिल, डिमांड के बेसिस पे करना, जब डिमांड किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पे करना, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, ये हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर वही है ड्रॉई, ड्रॉई को कहेंगे आफ्टर एक्सेप्टेंस, ठीक है। ड्रॉई कौन था यहाँ पे, ड्रॉई ए था, ए, ठीक है। ये जब ए एक्सेप्ट कर लेता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है, तब फिर उसको एक्सेप्टर बोलेंगे आफ्टर एक्सेप्टेंस, ठीक है। इंडोर्समेंट, ट्रांसफर ऑफ बिल, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ बिल, अगर जैसे कि बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया बिल पैसे लेके, तो इसको इंडोर्समेंट बोलेंगे। फिर डिस्काउंटिंग, सेलिंग बिल टू बैंक बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले ही बैंक को सेल कर देना और बैंक से पैसे ले लेना, तो ये डिस्काउंटिंग कहलाएगा। फिर मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट जो भी मेंशन है इंक्लूड्स 3 ग्रेस डेज, ठीक है, जो भी ग्रेस डेज है वो सब मिला के होता है मैच्योरिटी डेट, ठीक है। फिर डिसऑनर, नॉट पेमेंट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट मेंशन है कि 30 दिन के बाद पे करेंगे, लेकिन 30 दिन के बाद भी ए पे नहीं कर रहा है, तो वो डिसऑनर कहलाएगा, ठीक है। फिर नोटिंग चार्जेस, मतलब पेड टू नोटरी ऑन डिसऑनर, ठीक है। नोटरी क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक व्यक्ति होता है जो कि जैसे कि डिसऑनर किया गया, मतलब पेमेंट नहीं किया गया ड्यू डेट के बाद भी, तो वो चेक करता है, वहां पे आके चेक करता है कि क्या सही में ऐसा हुआ है, वो फिर वो कुछ चार्जेस लेता है, ये सब वेरिफिकेशन का कुछ चार्जेस लेता है, तो उसी को नोटिंग चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। फिर रिन्यूअल, न्यू बिल रिप्लेसिंग ओल्ड अनपेड बिल, ठीक है। फिर एडवांटेजेस, सिक्योर्स क्रेडिट सेल्स, ठीक है, क्रेडिट का जो क्रेडिट सेल जो भी है उसको सिक्योर करता है। लीगल प्रूफ ऑफ डेट, डेट का लीगल प्रूफ की तरह काम करता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर इंश्योर्स टाइमली पेमेंट, इंश्योर करता है क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन रहता है ना कि इतने दिनों में आपको पेमेंट करना है, तो टाइमली पेमेंट इंश्योर करता है। कैन बी डिस्काउंटेड फॉर कैश, ठीक है, कैश अगर कैश में पेमेंट हो रहा है तो डिस्काउंट दिया जा सकता है। स्ट्रेंथन क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस को स्ट्रेंथन करता है ये, ठीक है। तो ये कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा होगा, आप इतना कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने ये जो लेक्चर दिए हैं पार्ट 1 वो भी काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, पार्ट 2 भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक और पार्ट आएगा, ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं होंगे, एक और पार्ट आएगा, बस कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट पार्ट में पूरी तरह से खत्म कर दूं, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिल ऑफ एक्सचेंज वर्सेस प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। इसमें क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट किसे बोलते हैं। पार्टीज, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, ये हमने ऊपर देखा। बट प्रॉमिसरी नोट में 2 ही होते हैं, मेकर और पेई 2 ही होते हैं, यहाँ तीसरा नहीं होता है, ठीक है। फिर नेचर में, नेचर क्या है, ऑर्डर टू पे, बिल ऑफ एक्सचेंज में ही ना एक टाइप का ऑर्डर होता है कि हम पे करेंगे, यहाँ प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस किया जाता है, किसी तरह का ऑर्डर नहीं होता है। प्रॉमिसरी नोट जैसे कि हमारे नोट में लिखा होता है ना, आरबीआई लिखती है कि वी आर प्रॉमिस टू पे, ये एक प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर जैसे कि ए और बी की बात किए थे, ए अगर बी का बनाया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, इसमें रिक्वायर्ड होता है, इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में। फिर उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर के द्वारा पैसे ड्रॉ किए जाते हैं, यहाँ पे डेब्टर के द्वारा किया जाता है प्रॉमिसरी नोट में, ठीक है। फिर लायबिलिटी, ड्रॉई के पास लायबिलिटी होता है आफ्टर एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे मेकर के पास लायबिलिटी होता है प्रॉमिसरी नोट। जैसे कि नोट बनाने का काम आरबीआई का, ठीक है, नोट आरबीआई ने बनाया तो उसके पास एक लायबिलिटी होगी कि हमें इतना पैसा पे करना है, ठीक है, इस टाइप का। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का, फैसिलिटेट ट्रेड एंड क्रेडिट,
ठीक है, ट्रेड एंड क्रेडिट को फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड लीगल सिक्योरिटी देता है, इंश्योर्स पेमेंट सर्टेनिटी इंश्योर करता है कि हाँ हम सर्टेन है कि इतने दिनों के बाद मुझे इतना पैसा आ जाएगा, फिर इम्प्रूव्स बिजनेस ट्रस्ट, हेल्प्स रेज फाइनेंस, ठीक है, ये सब चीजों में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है वो है कंपनी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं शेयर्स क्या होता है। कंपनी का जो कैपिटल, समझ लीजिए कि कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, कंपनी का जो कैपिटल है उसके छोटे छोटे यूनिट्स को शेयर्स बोलते हैं। और शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स जिसके पास भी होता है वो कंपनी का ओनरशिप होता है, ठीक है, कंपनी में ओनरशिप होता है उसका, रिप्रेजेंट ओनरशिप। अगर मेरे पास किसी कंपनी का शेयर्स है तो मैं उस कंपनी का ओनर कहलाऊंगी, ठीक है। फिर शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड एंड हैव वोटिंग राइट्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स जिसके पास है, शेयर्स जिसके पास भी है उसको रेगुलर डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट के बेसिस पे। और फिर हैव वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स भी होता है, ठीक है, ओनरशिप, क्योंकि ओनरशिप मिला हुआ है ना तो वोटिंग राइट होता है। फिर से कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 284 के अकॉर्डिंग, क्लॉज 84 के अकॉर्डिंग क्या है, शेयर्स उसको बोलेंगे कि कंपनी के कैपिटल्स में, पूरे कंपनी के कैपिटल्स के शेयर्स का जो छोटा पार्ट्स, ठीक है, जिसमें स्टॉक्स भी इंक्लूडेड होता है, उसको शेयर्स बोलते हैं। फिर फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स क्या है, शेयर्स जो है वो मूवेबल होता है, ट्रांसफरेबल है, हम अपना शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिप्रेजेंट्स ओनरशिप प्रोपोर्शन इन द कंपनी, ओनरशिप रिप्रेजेंट्स करता है। हैव नॉमिनल और फेस वैल्यू, कुछ फेस वैल्यू होता है, मेरे पास शेयर है उसमें मेंशन है कि 100 रुपीज का शेयर है तो उसका कुछ फेस वैल्यू है, ठीक है। फिर शेयर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये चीज सेम चीज है, ठीक है। फिर डिविडेंड इज पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तभी मुझे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। इशूड एज पर द कंपनीज एक्ट एंड सेबी गाइडलाइंस, उसी के गाइडलाइंस, सेबी के गाइडलाइंस और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही शेयर्स को इशू किया जाता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल, इसमें है मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी इज अलाउड टू इशू, ठीक है, कंपनी मतलब कंपनी को अलाउड है कि मैक्सिमम वो 500 करोड़ कैपिटल इशू कर सकता है, ठीक है, शेयर्स में इतना में इशू कर सकता है, ठीक है। तो वो हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल कि कितना उसके पास कैपेसिटी है या कितना कैपिटल अलाउड किया गया है इशू करने के लिए। फिर नेक्स्ट है इशूड कैपिटल, ठीक है, पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफर्ड टू पब्लिक। अब सपोज कर ले कि 500 करोड़ जो है वो उसको अलाउड था कि इतना ही आप इशू कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं इशू कर सकते हो। तो 500 करोड़ में से 100 करोड़ उसने पब्लिक को ऑफर किया, ठीक है, 100 करोड़। तो ये जो 100 करोड़ पब्लिक को ऑफर किया उसी को बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब का कैपिटल मतलब अब इशूड कैपिटल में 100 करोड़ वो उसने इशू किया, ठीक है। इशू करने के बाद जरूरी नहीं है कि सबका सब पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया हो, मान लीजिए 100 में फिर 80 करोड़ जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, 80 करोड़ का शेयर्स जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल होगा, पब्लिक ने खरीदा उसे, ठीक है। फिर कॉल्ड अप कैपिटल मतलब अमाउंट कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर से जितना अमाउंट कंपनी को मिलता है टोटल उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। फिर पेड अप कैपिटल मतलब अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, सॉरी ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि कॉल्ड अप कैपिटल में क्या होता है कि कंपनी ने टोटल कितना शेयर होल्डर से लेने के लिए कॉल किया था, जैसे कि 100 करोड़ था, उसने 100 करोड़ शेयर्स इशू किए, ठीक है। तो ये 100 करोड़ जो शेयर्स इशू किए 100 करोड़ उसे चाहिए था शेयर होल्डर से, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल हुआ, ठीक है। पेड अप कैपिटल मतलब उससे एक्चुअली कितना मिला वो हो गया, ठीक है। फिर रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है अनकॉल्ड कैपिटल केप्ट फॉर कंपनीज वाइंडिंग अप, ठीक है। अनकॉल्ड कैपिटल है जिसको कभी शेयर्स के लिए इशू ही नहीं किया गया या फिर कभी शेयर्स के लिए रिलीज ही नहीं किया गया, तो उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लासेस और टाइप्स ऑफ शेयर्स। दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स मतलब जिसमें कि वोटिंग राइट्स आपके पास होता है, अगर इक्विटी शेयर्स आपके पास है तो वोटिंग राइट्स आपके पास होगा, डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, ये हो गया इक्विटी शेयर्स, ठीक है। दूसरा है प्रीफरेंस शेयर, इसमें प्रीफरेंशियल राइट्स टू फिक्स डिविडेंड, इसमें फिक्स डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, इसमें फिक्स्ड होता है, डिविडेंड फिक्स किया होता है। और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी होल्डर, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई लिक्विडेशन हो जाता है, ठीक है, कंपनी का, तो सबसे पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा प्रीफरेंस शेयर्स को, प्रीफरेंस शेयर्स को सबसे ज्यादा पहले पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर्स के कंपेरिजन में,
ठीक है। और प्रीफरेंस शेयर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिविडेंड, डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर्स, ठीक है। इसमें भी टाइप्स हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेटेड फॉर फ्यूचर ईयर्स, जैसे कि डिविडेंड हर साल, प्रीफरेंस शेयर्स में क्या है कि फिक्स डिविडेंड मिलना होता है, ठीक है। मान लीजिए मंथली या फिर ईयरली डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, ईयरली डिविडेंड मिलेगा। तो हर साल क्या होगा, अगर डिविडेंड पे नहीं किया गया है अभी तक, तो हर साल वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, फिर एक साथ मिलेगा वो। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अनपेड डिविडेंड जो है वो लैप्स हो जाएगा हर साल, अगर वो पे नहीं किया गया है तो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के बेसिस पे पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें कि पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा डिविडेंड आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड बचता है तो वो फिर पार्टिसिपेटिंग को दिया जा सकता है, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग को फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है, इनको कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फिर कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल के बेसिस पे प्रीफरेंस शेयर को डिवाइड किया गया है। कन्वर्टिबल मतलब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग प्रीफरेंस शेयर्स को, ठीक है, जब मन चाहे तब कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, तो ये कन्वर्टिबल होगा। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल में प्रीफरेंस शेयर्स को हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर रिडेम्पशन में रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल में क्या होगा, रीपेड आफ्टर ए फिक्स पीरियड, उसमें होता है कि कुछ फिक्स पीरियड, एक साल का मान लो पीरियड, एक साल के बाद हम आपको रीपे करेंगे, तो वो रीपे कर दिया जाता है रिडीमेबल में। फिर ई रिडीमेबल में क्या होगा, इसमें नॉट रीपेड ड्यूरिंग कंपनीज लाइफ, ठीक है, ये प्रोहिबिट क्या होता है कि हम जब तक कंपनी का लाइफ है तब तक हम रिडीम नहीं करेंगे, रीपे नहीं करेंगे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि किस मतलब शेयर जो इशू किया जाता है वो किस किस तरीके से इशू किया जाता है, किस मोड के थ्रू इशू किया जाता है। एक तो एट पार, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इशू प्राइस और फेस प्राइस दोनों इक्वल होता है। शेयर जो इशू किया गया वो 100 रुपीज का शेयर इशू किया गया, और शेयर्स के जो फेस वैल्यू है उसमें भी 100 मेंशन है, तो ये इक्वल होगा, तो एट पार हुआ, ठीक है। एट प्रीमियम, प्रीमियम में क्या होता है कि इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं कि आईआरसीटीसी में हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ प्रीमियम टिकट होते हैं। प्रीमियम टिकट का क्या होता है कि ओरिजिनल प्राइस जो होता है टिकट का उससे ज्यादा लिया जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे प्रीमियम शेयर्स का क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस जो है शेयर्स का, फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो शेयर्स में मेंशन है, ठीक है, उससे ज्यादा प्राइस पे इसको इशू किया जाता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पैसा जो होता है प्रीमियम का वो ट्रांसफर कर दिया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, ठीक है। फिर डिस्काउंटेड, एट डिस्काउंट में, डिस्काउंट का मतलब हो गया फेस वैल्यू जो है उससे कम प्राइस पे बेचना, ठीक है। तो इशू प्राइस जो होता है वो फेस वैल्यू से कम होता है, ठीक है, और ये स्पेशल केसेस में ही अलाउड होता है डिस्काउंट प्राइस पे शेयर्स को इशू करना, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस इन इशू ऑफ शेयर, पहली बात 3 स्टेजेस है। एप्लीकेशन स्टेज, इसमें क्या है, मनी रिसीव्ड विथ शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब शेयर्स जो अप्लाई किए हैं बहुत सारे लोग, उससे जो मनी रिसीव हुआ वो होगा एप्लीकेशन। फिर अलॉटमेंट, शेयर अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। फिर शेयर का फाइनली अलॉटमेंट कर दिया जाता है जिन्होंने शेयर्स को लिया है, ठीक है। फिर कॉल्स, रिमेनिंग अमाउंट कलेक्टेड इन वन और मोर कॉल्स, ठीक है, जो भी अमाउंट है वो कॉल कर लिए जाते हैं, कलेक्ट कर लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉल्स। अब नेक्स्ट है फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोरफीटर में क्या होता है, व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे ड्यू अमाउंट द कंपनी कैंसल्स द शेयर्स। जैसे कि कोई शेयर खरीदा, ठीक है, शेयर होल्डर है तो उसने शेयर्स खरीदा लेकिन उसने फुल पेमेंट नहीं किया, ड्यू अमाउंट जो है वो पेमेंट नहीं किया, उसने बोला कि मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं कर सकता। तो ये जो ड्यू अमाउंट है वो अगर वो पे नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है पे करने में, तो कंपनी क्या है उसका शेयर्स है वो कैंसिल कर देगी, उसको बोलते हैं फोरफीचर। फिर री इशू का मतलब होता है फोरफीचर्ड शेयर जो है, जो कैंसल्ड शेयर है उसको वापस री इशू कर देना, ठीक है, मार्केट में फिर से री इशू कर देना, ऑफन एट डिस्काउंट नॉट एक्सीडिंग, ठीक है। उसका अगर उसको डिस्काउंट रेट में इशू कर रहे हैं तो उसका जो फोरफीचर अमाउंट जो है उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए डिस्काउंट, ठीक है। फिर मीनिंग ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, डेट का एक रिटेन डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है, कि इतना कर्ज है उस टाइप का डॉक्यूमेंट है।
इशूड बाय कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, या प्रॉमिसिंग रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल और इंटेंट एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, ये कंपनी इशू करती है, उसमें एक प्रॉमिस होता है कि रीपेमेंट होगा डिबेंचर का, डेट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है उसका पेमेंट किया जाएगा स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, ये डिबेंचर में डेट स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई भी अदर सिक्योरिटी जिसमें कि डेट का मेंशन है, ठीक है, एविडेंस है, वो सब आ जाता है। ठीक है, फिर फीचर्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के क्या फीचर्स है? इसमें डिबेंचर होल्डर्स जो है वो क्रेडिटर होता है, ओनर नहीं होता है, इक्विटी की तरह ओनर नहीं कहलाएगा, ये डेप्टर है। ठीक है, डेप्ट एक डेप्ट डॉक्यूमेंट है, तो ये क्रेडिटर कहलाएगा क्योंकि ये पैसे दे रहा है। ठीक है, फिर कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा, पेबल इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। और डिबेंचर में क्या होता है, इक्विटी में होता है कि वो प्रॉफिट जो तब मिलेगा जब वो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तब डिविडेंड मिलेगा, लेकिन डिबेंचर में क्या होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस में जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इंटरेस्ट जो होता है वो कंपनी का बिजनेस एक्सपेंस में आता है। ठीक है, और फिर रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड के बाद ही इसको रिडीम किया जाता है, मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है, और इसमें कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा इक्विटी की तरह। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे सिक्योरिटी डिवेंचर, इसमें क्या होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के बेसिस पे ये डिवाइडेड होता है डिवेंचर, सिक्योर्ड बाय कंपनी असेट्स और नॉट। ठीक है, सिक्योर है या नहीं है, वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर आता है। ठीक है, फिर टेन्योर, ये रिडीमेबल और इरिडीमेबल के बेसिस पे, टेन्योर बेसिस पे डिवाइडेड है ये डिवेंचर। इसमें क्या है कि रीपेड आफ्टर फिक्स पीरियड, नॉट रीपेड। ठीक है, मतलब फिक्स पीरियड के बाद रीपेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके बेसिस पे ये डिवाइडेड है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। फिर कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे कन्वर्टिबल डिवेंचर या नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। ठीक है, उसको डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके बेसिस पे ये है। फिर रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे रजिस्टर्ड है या बियरर बॉन्ड है, बियरर डिवेंचर है, उसके बेसिस पे। ठीक है, इन द होल्डर के नाम पे ये ट्रांसफरेबल है, उसके बेसिस पे ये रजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसमें क्या है कि रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर अमाउंट आफ्टर अ फिक्स पीरियड, फिक्स पीरियड के बाद रीपेमेंट किया जाएगा। इसमें कुछ मेथड है, जैसे कि लम सम पेमेंट एट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के बाद पूरा पेमेंट कर देना। ठीक है, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करना, परचेज इन ओपन मार्केट, ओपन मार्केट से परचेज करना, फिर कन्वर्जन टू शेयर्स, शेयर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ मेथड्स है डिवेंचर को रिडेम्पशन करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। इसमें क्या होता है, जब फंड क्रेडिटेड फॉर इंश्योरिंग रीपेमेंट सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर। फिर है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसमें क्या होता है, कंपनी एक फंड बनाती है, ठीक है, जिसमें कि डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट की गारंटी मिल सके। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। ओनरशिप, शेयर्स में क्या होता है कि कंपनी का ओनरशिप हमें मिलता है, डिवेंचर में ओनरशिप नहीं मिलता है कंपनी का। फिर स्टेटस में क्या होता है, शेयर होल्डर्स ओनर कहलाता है, डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर कहलाता है। फिर रिटर्न में क्या होगा, फिर शेयर्स जिसके पास है उसको डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट के बेसिस पे, और डिवेंचर जिसके पास है उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट हो या ना हो। फिर वोटिंग राइट, शेयर्स होल्डर को वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, और फिर डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। फिर रीपेमेंट में क्या है, कंपनी का जो लाइफ है उस टाइम पे तो उसको रीपेमेंट नहीं होगा, लेकिन डिबेंचर को रीपेड किया जाएगा फिक्स्ड पीरियड के बाद। फिर उसमें शेयर्स वाले में सिक्योरिटी नो चार्ज ऑन असेट्स। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन मे बी सिक्योर्ड बाय द असेट्स। ठीक है, और यहाँ पे डिबेंचर जो है वो सिक्योर्ड होता है किसी असेट से। फिर टैक्स ट्रीटमेंट में शेयर्स में डिविडेंड नॉट डिडक्टेबल, डिविडेंड डिडक्टेबल नहीं होता है, लेकिन इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। ठीक है, इंटरेस्ट में टैक्स लगता है। फिर लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर्स को लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू कंपनी, हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प करता है, क्योंकि शेयर्स और डिवेंचर के थ्रू कंपनी अपना जो है वो कैपिटल बढ़ा सकती है, उसके कारण एक्सपेंशन होगा, बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। फिर प्रमोट ओनरशिप डाइवर्सिफिकेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाता है, ओनरशिप डाइवर्सिफाई होता है शेयर्स एंड डिवेंचर्स के थ्रू। फिर ऑफर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक, पब्लिक को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है इस मेथड के थ्रू शेयर्स और डिवेंचर
डिवेंचर के थ्रू। फिर इनहांस कंपनी क्रेडिबिलिटी एंड सॉल्वेंसी, ये भी इनहांस होता है शेयर्स और डिवेंचर से। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कंसाइनमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कंपनी अकाउंट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वरना फिर लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और एक और छोटा सा लेक्चर लेके आऊंगी जिसमें ये पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका ईपीएफओ का। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसको करने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, इसमें समझ में आ जाना चाहिए। काफी कुछ कवर किया गया है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में भी, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे कल या लास्ट वाले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।